जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 3 आज का लेक्चर आगाज़ करते हैं, लेक्चर नंबर 5। लेकिन आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर का क्विज लिंक ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, क्लिक कीजिए। तैयार हैं तो स्टार्ट करें जी। CRN जरूर लिखना है आपने, CRN जरूर लिखिए, पहले CRN लिखना है, पहले CRN फिर कुछ और। लिख लिया? 1 मिनट नहीं, 15 सेकंड सिर्फ। तैयार है जी? नहीं तैयार तो कोई बात नहीं, 100 हो गए प्लेयर्स। चलिए स्टार्ट करते। Revenue to store customer IDs, count balances, purchase in database table where each field appears in separate rows and column. टेबल लिख दिया, सेपरेट रोज एंड कॉलम लिख दिया, और क्या चाहिए आपको पहचानने के लिए? फाइनेंस मैनेजर कह रहा है ये डाटा बहुत डिफिकल्ट है एनालाइज करना। भाई ये अगर डिफिकल्ट है तो फिर आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, ये तो आसान है बल्कि। ठीक है, विच ऑप्शन बेस्ट आइडेंटिफाइज डाटा टाइप? ये कौन सा डाटा? स्ट्रक्चर डाटा है। शाबाश, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ये रहा क्वेश्चन। थाउजेंड्स ऑफ कंप्लेन ईमेल, ये कौन सा डाटा है? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को एनालाइज करने के लिए क्या चाहिए होता है? ये कर्व आ रहा है, जरा कर्व निकाल दे क्लास के बाद जी। क्या सेंटीमेंट? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के लिए सेंटीमेंट एनालिसिस और क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस। शाबाश। कौन सा डाटा है ये? सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा कहां से आ गया? पेशेंट नोट्स है। नोट्स क्या होंगे? डॉक्टर नोट्स लिखता है। कैसे नोट्स है? कभी हॉस्पिटल कभी विजिट किया आपने? डॉक्टर नोट लिखता है, वो कैसे लिखता है? वो उनका अपना पेज होता है जिसके ऊपर वो नोटिंग करता है सारे, पेशेंट फाइल। और क्या कह रहा है? फ्री फॉर्म डॉक्टर कमेंट्स, कमेंट्स हैं उसके। और फ्री फॉर्म का मतलब क्या है? कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। फ्री फॉर्म का मतलब क्या है? फ्री फॉर्म का मतलब क्या है? कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट ना होना, फ्री होना, जैसे मर्जी चीज बनाए, कोई फॉर्मेट नहीं है स्पेसिफाइड। और इमेजेस हैं, वॉइस नोट्स हैं। क्या वॉइस नोट्स कोई रोज एंड कॉलम की शक्ल में होते हैं? कोई स्पेसिफाइड फॉर्मेट नहीं रोज एंड कॉलम वाला। तो ये सारी किसकी एग्जांपल्स हैं? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की। कंटेंट्स हैव नो फिक्स्ड फॉर्मेट फॉर एनालिसिस। आगे चलते हैं। पहले आसान था ना एमसी, अभी केस स्टडी वाले आए हैं, अब इसमें आप फंसेंगे। केस स्टडी की प्रैक्टिस करनी है कि नहीं करनी? हमने करें फिर।
ये आपको पता ना, अगर डाटा इस शक्ल में हो, फॉर एग्जांपल असलम इज स्टूडेंट, तो ये क्या है, ये अनस्ट्रक्चर्ड है। और अगर इसको टैग के साथ, मार्कर के साथ इसको अलग कर दिया जाए, उसने वर्ड यूज किया है इसमें, क्योंकि जेसन फॉर्मेट है तो वो ये कह रहा है कि इसमें ईच कंटेन्स कीज एंड रिलेटेड वैल्यूज। तो अगर इसको अब मैं कन्वर्ट करने लगा, क्या कीज, पहले क्या लिखूंगा, नेम, ये की है, और ये इसकी रिलेटेड वैल्यू असलम, फिर उसका क्या है की, रोल, और फिर वैल्यू क्या है इसकी, स्टूडेंट। ये डाटा जो है ये हमारा कौन सा है, अनस्ट्रक्चर्ड, और ये कौन सा है, स्ट्रक्चर्ड। इसको आप वैल्यू कह लें, इसको आप टैग कह लें, ये की कह लें, इसको की कह लें, इसको टैग कह लें, इसको मार्कर कह लें, जो मर्जी कह लें, ये वैल्यूज हैं। अब इसमें इंफॉर्मेशन हमने हेडिंग्स लगा लगा के, लेबल लगा लगा के एक्सप्लेन कर दी कि ये क्या चीज है, ये, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी, ये क्या चीज है तो ये क्या चीज है, तो ये किससे रिलेट करती है तो ये किससे करती है। इसमें हमने इसको टैग के जरिए से, लेबल के जरिए से हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया। टैग्स के जरिए से, लेबल के जरिए से, मार्कर के जरिए से करें तो फिर क्या होगा, ये सेमी स्ट्रक्चर्ड है। और अगर रोज एंड कॉलम के जरिए स्पेसिफाई करें, स्ट्रक्चर्ड डाटा। सबसे अहम वर्ड क्या है इस सिनेरियो में, सबसे अहम लफ्ज क्या है भला, ज्यादातर ने गलत कर दिया, क्या है, गैस करें। केस स्टडी के अंदर ना इंपॉर्टेंट टर्म्स आइडेंटिफाई करना अहम होता है कि इनमें से, इस सारी इंफॉर्मेशन में से कौन से अल्फाज ऐसे हैं जो ज्यादा अहम है, जो हमारे सोल्यूशन को गाइड कर रहे हैं कि हमने क्या लिखना है। हर एक के अंदर सबसे, जैसे उस्ताद बोल रहा होता है ना, हर अल्फाज इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होते उस्ताद के। क्या स्टूडेंट में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि उस्ताद जो कुछ बोल रहा है उसमें आइडेंटिफाई, ये कौन से वाला है, कि हर एक जो भी लफ्ज निकला सब कुछ नोट करता जाए, ऐसे थोड़ी नोट्स बनते हैं। कि स्टूडेंट में एबिलिटी होनी चाहिए, कीवर्ड, उसी तरह आप में एबिलिटी होनी चाहिए कि किसी भी केस स्टडी के अंदर, सिनेरियो के अंदर जो कीवर्ड्स है वो आइडेंटिफाई कर सके। मुझे इस सिनेरियो में बताइए सबसे अहम कीवर्ड्स कौन से हैं, फिक्स फील्ड, शाबाश। इससे पता चला, क्या पता चला, डाटा स्ट्रक्चर्ड है, डाटा स्ट्रक्चर्ड है। वो तो इंटरनी तो ये कह रहा है डाटा से, क्यों, क्योंकि देखें जो फील्ड होती है ना, फील्ड, उसका भी एक हेडिंग जरूर होती है। जैसे फर्ज कीजिए अगर मैं इसी डाटा को, इस डाटा को अगर मैं टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, मैं ये लिखता हूं, कल क्या लिखा था हमने, असलम बकर कितने मार्क्स लिए इसने, 20, 35। तो देखें इसकी भी एक हेडिंग तो होगी ना, हेडिंग, ये लेबल या हेडिंग जो होती है, क्या, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या है, मार्क्स। तो मुझे बताइए क्या इस वजह से कि इसकी भी हेडिंग है, इसका भी लेबल है, इसको भी हाईलाइट किया है, क्या इसकी वजह से इसको हमें क्या सेमी स्ट्रक्चर्ड है, क्योंकि सेमी स्ट्रक्चर में भी हेडिंग्स होती हैं, ये सेमी स्ट्रक्चर में भी मार्कर होते हैं, टैग होता है, लेबल होते हैं। क्या सेमी स्ट्रक्चर में भी लेबल होते हैं? इस वजह से जो स्ट्रक्चर डाटा का लेबल अगर है उसको भी सेमी स्ट्रक्चर बोल दे? नहीं नहीं, अहम चीज क्या है, टेबल, रोज। आप रोज और कॉलम वाली बात को ना इजी ले रहे हैं। डिसाइडिंग फैक्टर स्ट्रक्चर्ड है कि अनस्ट्रक्चर्ड के सेमी स्ट्रक्चर्ड, डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, रोज हैं या नहीं, टेबल है या नहीं, कॉलम है या नहीं। तो क्वेश्चन में जब उसने बोल दिया रोज एंड टेबल्स हैं, तो फिर अगर उनकी आपने हेडिंग दे भी दिया हर रो की या कॉलम की, तो फिर उससे फर्क नहीं पड़ता। कॉलम की अगर हेडिंग है भी, लेबल है भी, तो वो सेमी स्ट्रक्चर्ड नहीं बनेगा, क्या रहेगा, स्ट्रक्चर्ड ही रहेगा। ठीक है,
स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी पहचान क्या है? एक ही लफ्ज बोले बार बार। स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी पहचान क्या है? टेबल, 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 रोज, कॉलम, टेबल, रोज, कॉलम, टेबल, रोज, कॉलम। ये तो आसान, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, क्योंकि ह्यूमंस की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। जी, सबसे अहम लफ्ज क्या था इसमें? XML। हाँ, वो वहां से पता चल गया था, XML फाइल से भी। इसके अलावा और क्या लफ्ज अहम था? ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। शाबाश, ये है जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट होती है ना, ये है, ये ओपनिंग टैग, ये क्या है? क्लोजिंग टैग। तो XML एग्जाम्पल थी हमारी सेमी स्ट्रक्चर्ड में। करेक्ट, आगे चलते हैं। ये अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई इसने। तीनों ठीक है। हमने कौन सी स्टेटमेंट ढूंढनी है? गलत वाली। इमेज बिकम स्ट्रक्चर्ड डाटा ऑटोमेटिकली व्हेन सेव्ड इन सेपरेट नेम फोल्डर्स। नहीं, वो स्टिल अनस्ट्रक्चर्ड ही रहता है। इमेजेस हो गए, साउंड वॉइसेस हो गई, हैंड रिटन नोट्स हो गए, ये सारी चीजें क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड। नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी पार्टली करेक्ट है, लेकिन असल में इसके अंदर स्पेसिफिक टास्क क्या परफॉर्म हो रहा है? सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। करेक्ट। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। नहीं, अभी नहीं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन अभी है। और ये तो सिंपल। सेमी डाटा कैसे पहचानेंगे? टैग, मार्कर, की वैल्यू पेयर से। की वैल्यू जैसे नेम और आगे नेम लिख दिया जाए, जैसे रोल और आगे लिख दिया जाए स्टूडेंट आगे टीचर है, जैसे एज और आगे लिख दिया जाए 25। यह है की वैल्यू पेयर्स।
मुझे तो सारी स्टेटमेंट ठीक लग रही है, आपको भी सारी लग रही है? ठीक भी सारी है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्या ये स्ट्रक्चर डाटा है? नहीं, सेमी स्ट्रक्चर डाटा है। सबसे अहम लफ्ज क्या हुआ? टेबल। शाबाश। दिस इज स्ट्रक्चर्ड। हाँ, सेमी स्ट्रक्चर्ड क्यों बोल दिया था? टेबल की फॉर्म में है, स्ट्रक्चर्ड है। चलिए जी, जी फर्स्ट पोजीशन, शाबाश। सेकंड पोजीशन ओनली, थर्ड पोजीशन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। ऑनलाइन वाले ले गए ज्यादा पोजीशन। अब असल में फिजिकल वाले भी बेचारे ऑनलाइन ही बने हुए हैं। चलिए जी, अब ये फिजिकल वालों को कल भाई जब आएंगे मंडे को तो फिर प्राइस शेयर करना। चलिए अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, कंसेप्ट की तरफ। बहुत आसान कंसेप्ट आज के, तो बहुत ही आसान। वैसे अभी तक आसान ही कंसेप्ट चल रहे हैं ना। हाँ। क्या पढ़ा हमने सबसे पहले? टाइप्स, फिर इसके बाद कैटेगरीज ऑफ डाटा। कोई प्रॉब्लम इनमें? कोई नहीं प्रॉब्लम? कोई सवाल पूछना चाहते हो? आज हमने 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्टडी करने हैं, तो ये ना समझिएगा कि आज कोई बहुत ज्यादा काम करना है, नहीं, क्योंकि ये छोटे 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव तो बहुत ही छोटे हैं और एक जो है वो बहुत इजी है। ठीक है, स्टार्ट करें। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना? HTML चैट जीपीटी से बनवाया था तो उसने बना दिया। नहीं, वो आपने सबसे पहले आपने उसको डाउनलोड करना आता है। आपने अगर HTML डाउनलोड कर दिया तो वो HTML फाइल बनी थी ना, वो डाउनलोड नहीं हुआ। नहीं, पेड वर्जन का मसला नहीं है, वो फॉर्मेट का मसला है। आपने उसको उसी में ओपन करे, टेक्स्ट फाइल डाउनलोड हुई होगी, टेक्स्ट फाइल उसको छेड़ना नहीं है, उसको राइट क्लिक करना है। वो पूछेगा ओपन विद, आपने उसे ओपन विद एक्सप्लोरर करना है। जो टेक्स्ट फाइल, जो कोड होता है वो टेक्स्ट फाइल में डाउनलोड हो गया, सही हुआ, उसको राइट क्लिक करके ओपन विद एक्सप्लोरर, वो एज के साथ कर लें, क्रोम के साथ कर लें, जिसके साथ, वो सही डिस्प्ले होगा वेब पेज। ठीक है, चलिए आगे चलें हम। कोई प्रीवियस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? 3 कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं। 3 कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट कौन सा है? लर्निंग ऑब्जेक्ट। इसके बाद चैप्टर कंप्लीट हमारा, और चैप्टर कंप्लीट तो इसका मतलब क्या है? नेक्स्ट वीक में हमारा इस चैप्टर का टेस्ट होगा इंशाल्लाह। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में क्या स्टडी करेंगे? सोर्सेज ऑफ डाटा। भाई डाटा की टाइप्स आपने पढ़ ली, डाटा कितनी कैटेगरी पढ़ ली, टाइप्स पढ़ ली, कितनी टाइप्स का कितनी। अब क्या सोर्सेज ऑफ डाटा, मतलब डाटा कलेक्ट कहां से कर सकते हैं, डाटा कलेक्ट कहां से कर सकते हैं, डाटा कहां से मिल सकता है। क्या आपके बारे में इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ आपके घर से मिल सकती है क्या? भाई नहीं, स्कूल से भी, कॉलेज से भी, ट्यूशन से भी मिल सकती है। ट्यूशन से कौन सी इंफॉर्मेशन मिलेगी? कॉलेज से मिल सकती है। ठीक है, फ्रेंड से मिल सकती है, और सोशल मीडिया से भी मिल सकती है। ठीक है, करीबी थाने से भी मिल सकती है।
नहीं चलान नहीं हुए मोटरसाइकिल बंद नहीं हुई, चलें कोई बात नहीं। हाँ सर ओके 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 ओके। तो सोर्सेज ऑफ डाटा में क्या स्टडी करना है हमने कि डाटा एक कंपनी जो है, कंपनी, अब जाहिर है हम पर्सनल डाटा की बात थोड़ी कर रहे हैं, तो मैंने मजाक में एग्जांपल दे दी। हम क्या बात कर रहे हैं कंपनी की, कि एक कंपनी को जो डाटा चाहिए होता है वो कहां कहां से हासिल कर सकते हैं। यह है सोर्सेज ऑफ डाटा, डाटा कहां से हासिल करना। फिर इसके बाद हम स्टडी करेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4, इंपोर्टेंस ऑफ डाटा कलेक्शन। इंपोर्टेंस ऑफ डाटा कलेक्शन, ये किया ना किया एक बराबर है कंसेप्ट, क्योंकि यहाँ पे उसने आधा अधूरा डिस्कस किया है। आगे चल के एक टॉपिक आएगा डाटा क्वालिटी का, उसमें ये बताएगा कि जो आप डाटा इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसमें क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए, क्या क्या, ये उसने आधी खसूसियात इधर बताई हैं, फिर आगे चल के पूरी बताई है। मेरे बस में होता तो इधर इसको उड़ा के आगे ही पूरी डिस्कस करता, लेकिन कोई बात नहीं, उसने थोड़ा इधर डिस्कस किया, थोड़ा कंसेप्ट इधर हो जाए, बाकी कंसेप्ट बाद में। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा कलेक्शन का मतलब क्या है कि आप जो डाटा, कहना क्या चाह रहा है कि जो डाटा आपने इकट्ठा करना है डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट टाइप्स का डाटा, कल परसों डिफरेंट टाइप्स का, डिफरेंट कैटेगरीज का डाटा डिफरेंट सोर्सेज से इकट्ठा करना है, तो उसमें क्या खसूसियात होनी चाहिए डाटा में, पढ़ते ही समझ आ जाएगी। क्या डाटा एक्यूरेट होना चाहिए, डाटा रेलिवेंट होना चाहिए, डाटा टाइमलीनेस होना चाहिए, ठीक है। और फिर एथिकल कंसीडरेशन इन डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन में किसी एथिक्स का मुजाहिरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। अगर मुझे इन भाईजान की डेट ऑफ बर्थ पता करवानी है, मैं भाईजान से पूछूं भैया अगर आप मुनासिब समझे तो आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, अब ये खुश होकर कहेंगे सर आपने मुझे तोहफा देना ना, मुझे पता चल गया। तोहफा नहीं देना, ये ICAP की वेबसाइट पे आपके अकाउंट का पासवर्ड है, आपका रिजल्ट चेक करना है हमने, इसलिए डेट ऑफ बर्थ। तो भाई पूछना चाहिए ना, इसे पूछना चाहिए, क्यों इन्फॉर्मेशन है, इनकी इजाजत से, और इनको पर्पस भी बताना चाहिए किस पर्पस के लिए इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। या ये चुपके से बाहर पानी पीने के लिए जाएं तो मैं इनके बैग में से ID कार्ड निकालूं और वहां से पिक्चर लेके वापस रख दूं, ऐसे करना चाहिए नहीं। तो डाटा कलेक्शन में कुछ एथिकल रिक्वायरमेंट्स भी हैं जिनको फॉलो करना है, और कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स भी हैं जिनको फॉलो करना है। कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं? एथिकल रिक्वायरमेंट्स भी हैं और तो वो हमें बताता है कि आपको डाटा कलेक्ट करते हुए एथिकली किन किन चीजों को जहन में रखना है। तो आज हम 3 कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं। 3 कंसेप्ट, कौन कौन से कंसेप्ट? सोर्सेज ऑफ डाटा, इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा और एथिकल कंसीडरेशन इन डाटा कलेक्ट। सोर्सेज ऑफ डाटा में क्या सीखेंगे कि डाटा कितने डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किया जा सकता है, जितने सोर्सेज हो उतना अच्छा, क्योंकि उतना ज्यादा डाटा मिलेगा हमें। फिर इसके बाद नेक्स्ट डाटा कंसीडरेशन में क्या हमने पढ़ा, इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा कलेक्शन, यानी जो डाटा कलेक्ट करना है उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, डाटा में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। भाई अब सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे कि एक्यूरेट हो, जैसे रेलिवेंट हो, जैसे अप टू डेट हो, ठीक, कंप्लीट भी होना चाहिए, लेकिन वो आगे चल के पढ़ेंगे। इसी तरह कुछ और भी खसूसियात है, वो आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल उसने एक सिर्फ इंट्रोडक्शन। और क्या कुछ एथिकल इश्यूज को सामने रखना चाहिए डाटा कलेक्शन में, वो पढ़ेंगे। तीनों ही कंसेप्ट आसान है। पहले कौन सा पढ़ाएं? सोर्स, ओके, जैसे आप कहें वैसे। सोर्सेज ऑफ डाटा, भाई डाटा के सोर्सेज क्या है, सुनिए 1 मिनट में कंसेप्ट समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। डाटा के सोर्सेज क्या है? डाटा के डिफरेंट सोर्सेज हैं। इंटरनल डाटा सोर्सेज, क्या मतलब? घर की बात घर में। इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन डाटा कलेक्ट करें वो क्या कहलाएगा? इंटरनल सोर्सेज। और एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन डाटा कलेक्ट करें वो क्या होगा? एक्सटर्नल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्स। फिर इसके बाद प्राइमरी डाटा सोर्सेज क्या है? अगर डाटा फर्स्ट हैंड है, फर्स्ट हैंड होता है ना, फर्स्ट हैंड, एक होता है फर्स्ट हैंड, एक होता है सेकंड हैंड। जैसे मोबाइल है, फर्स्ट हैंड मोबाइल, भैया हमने अपने लिए खरीदा है, हाँ, सबसे पहली दफा कौन इस मोबाइल को इस्तेमाल कर रहा है? हम कर रहे हैं। और एक होता है सेकंड हैंड डाटा, खरीदा किसी और ने, फिर उसके बाद उसने अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लिया, फिर उसके बाद जो बचा कुछ रह गया वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है।
वालिद साहब अगर आपको कहें भैया आप पास हो गए हैं, आओ बेटे जी तुम्हें मोबाइल का तोहफा देता हूं, ये क्या है? फर्स्ट हैंड। और फिर अगर आपके भाई को तोहफा मिला हो और अब वालिद साहब कहें अच्छा आप ऐसा करें भाई का मोबाइल अब आज से आपका, ये क्या है? सेकंड हैंड। तो ये कुछ डाटा सोर्स, कुछ इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन कुछ डाटा सोर्स होगा फर्स्ट हैंड, यानी हमने किसी पर्पस के लिए खुद कलेक्ट किया होगा, उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट किया होगा, तो वो क्या है? प्राइमरी। और अगर डाटा असल में किसी और ने या हमने ही किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट किया हो लेकिन बाद में वो किसी दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल कर दें, वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी डाटा, सेकंड हैंड डाटा। सेकेंडरी डाटा बताइए बेहतर के प्राइमरी डाटा बेहतर? लेकिन प्राइमरी डाटा बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत कॉस्टली, उसमें कॉस्ट अच्छी खासी लग जाती है, तो वो भी ऑप्शन होती है बाद में। और लेकिन सेकेंडरी डाटा सोर्सेज भी हैं हमारे पास, वो तो डिपेंड करता है फिर नीड के लिहाज से, बजट के लिहाज से हम डिसाइड करते हैं। तो बताइए सोर्सेज ऑफ डाटा का मतलब क्या है कि डाटा जो हमने कलेक्ट करना है किस किस सोर्स से, किस किस जगह से कलेक्ट कर सकते हैं, कहां से कलेक्ट कर सकते हैं? इंटरनल भी, एक्सटर्नल भी, और कहां से? प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी। अब देखें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ज्यादातर प्राइमरी डाटा जो है वो इंटरनल होता है। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ज्यादातर कह ले, हमेशा नहीं, ज्यादातर। और सेकेंडरी डाटा सोर्स एक्सटर्नल होता है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। फिर बता रहा हूं ये ना कि सर गलत पढ़ा दिया, ये 1-2 केसेस में, 8 केसेस में आपकी बात ठीक थी, 2 केसेस में गलत हो गई, तो हार्ड एंड फास्ट समझाने के लिए कह रहा हूं, वो पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। क्लियर? आइए जरा आप इसको तो मुझे बताइए जरा, 4 हेडिंग बताइए। सोर्सेज ऑफ डाटा क्या है? इंटरनल है, एक्सटर्नल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है। सोर्सेज ऑफ डाटा क्या है? इंटरनल है, एक्सटर्नल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है। इंटरनल, एक्सटर्नल, बोलते जाए, इंटरनल, एक्सटर्नल, प्राइमरी, सेकेंडरी। सोर्सेज ऑफ डाटा क्या है? शाबाश, हंसते भी जाए बोलते भी जाए, कोई बात नहीं। इंटरनल, एक्सटर्नल और बोलते जाए, रिपीट। इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। अब आइए, वो कह रहा है पहले डेफिनेशन दे रहा है फिर एग्जाम्पल दे रहा है, और क्या कमाल की बात है, डेफिनेशन 1 लाइन की है और एग्जाम्पल बेतहाशा। ठीक है, क्या ये एग्जाम्पल्स हमें याद करनी चाहिए? नहीं, डेफिनेशन याद करनी है, एग्जाम्पल याद नहीं करनी, लेकिन बार बार पढ़नी है, एग्जाम्पल बार बार पढ़नी है। आई कैप डिफरेंट एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है, केस स्टडी में भी काम आती हैं। रिप्रोडक्शन में एग्जाम्पल इतनी यूजफुल नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज में और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में एग्जाम्पल यूजफुल हैं, इसलिए एग्जाम्पल्स को याद नहीं करना, याद सिर्फ डेफिनेशन वगैरह करें, टाइप्स करें याद, डेफिनेशंस करें याद, एग्जाम्पल्स याद नहीं करनी, लेकिन बार बार पढ़नी है। क्यों? जो रिप्रोडक्शन क्वेश्चन आएंगे वो डेफिनेशन, टाइप्स वगैरह में से आएंगे, लेकिन जो एमसीक्यूज और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो एग्जाम्पल्स में से एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो फिर से इंटरनल डाटा सोर्स कौन सा होता है? जो जनरेट किया गया हो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन के डेली ऑपरेशंस होते हैं ना, डे टू डे, ये उनसे रिलेटेड डाटा होता है, उनसे रिलेटेड डाटा होता है। जैसे फर्ज कीजिए ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रिंसिपल साहब पूछे आज कौन कौन स्टाफ मेंबर आया है, कौन सा छुट्टी पे है, कौन सा डाटा है? इंटरनल। ओके, अच्छा आज कौन कौन सी क्लासेस जो हैं वो लेट स्टार्ट हुई हैं और कौन सी टाइम पे हुई हैं, ये क्या है? इंटरनल। अच्छा, जो जनरेटर कल खराब हुआ था आज ठीक करवाया है तो उसके ऊपर कितना एक्सपेंस आया है? इंटरनल। ठीक है, ये जनरेटर 1 घंटा अगर जनरेटर चले तो कितने लीटर पेट्रोल खाता है, ये क्या है? इंटरनल। अपने तजर्बे से लिखा लॉग, ये इंटरनल। हाँ, वो प्राइमरी भी हो सकता है, लेकिन हम फिलहाल क्या डिसाइड कर रहे हैं? क्या एक ही डाटा एक ही वक्त में इंटरनल के साथ प्राइमरी भी हो सकता है? हो सकता है, वो तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। उसने इंटरनल एक्सटर्नल पूछा तो हम वो क्लासिफिकेशन बताएंगे, अगर प्राइमरी सेकेंडरी पूछा तो वो बताएंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन अब आपने ये नहीं सोचना कि एट द सेम टाइम इंटरनल एक्सटर्नल भी हो सकता है कि नहीं,
अब टीचर कहेगा नहीं, तो फिर ये सोचना शुरू कर देंगे कौन सी एग्जाम्पल हो के टीचर को गलत साबित करें। ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमने भी आपको जो बड़ी हर एग्जाम्पल तो आपको नहीं ना सिखानी होती, सिर्फ वो जो किताब में मौजूद है, जो हमारे सिलेबस में मौजूद है, सिर्फ उतना सिखाना है, आपको भी उतना ही सीखना चाहिए। ठीक है, जो आसान चीज़ है उसको आसान ही रखना चाहिए कि मुश्किल कर देना चाहिए, उसे आसान ही रखना चाहिए। तो ये समझ आया? अब नहीं समझ आया, अब आप मुझे एग्जाम्पल से बताएंगे। आप एग्जाम्पल, अगर कंसेप्ट समझ आ गया तो आप एग्जाम्पल, भैया ये दाएं बाजू वाली जमात है मेरे, ये बाएं बाजू वाली जमात है। आपने कोई एक इंडस्ट्री चूज करनी है, बैंकिंग सेक्टर हो सकता है, टेक्सटाइल सेक्टर हो सकता है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो सकती है, एयरलाइन हो सकती है, कोई इंडस्ट्री चूज करनी है। और आप लोगों ने ये बताना है कि अगर उस इंडस्ट्री में आपकी एक कंपनी है तो आप कौन कौन सा इंटरनल डाटा यूज कर रहे होंगे, जनरेट कर रहे होंगे। भाई बात समझ आ गई है? चले बताइए कोई इंडस्ट्री। जी, एयरलाइन इंडस्ट्री, बताइए एयरलाइन इंडस्ट्री का इंटरनल डाटा क्या जनरेट हो रहा होगा? पैसेंजर्स की लिस्ट, शाबाश, कितनी टिकट्स बुक की हैं, शाबाश, कितनी फ्लाइट शेड्यूल की हैं, और अटेंडेंट्स, कौन कौन से फ्लाइट अटेंडेंट्स, बिल्कुल उनका, ठीक है, शाबाश। पायलट्स का एक्सपीरियंस, कौन कौन पायलट्स हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है, सीवी के एक्सपेंसेस क्या है, शाबाश, टाइम फ्यूल कंजम्पशन, बिल्कुल बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, शाबाश। अब आपकी बारी है, अब आपने कोई सेक्टर बताना है, सेलेक्ट करना है। बैंकिंग सेक्टर, चले बैंकिंग सेक्टर में बताइए इंफॉर्मेशन क्या क्या होगी इंटरनल, एम्प्लॉयज की डिटेल, और कस्टमर्स कितने हैं, कस्टमर बैलेंस कितना है कस्टमर्स का, पर्सनल डाटा सारा, कस्टमर्स का भी एम्प्लॉयज का भी, ये साइड क्या एक्सपेंसेस कितने हैं, शाबाश, बिल्कुल। ये सारी इंफॉर्मेशन कौन सी है, इंटरनल। अगर टेक्सटाइल कंपनी, उन्होंने टेक्सटाइल कंपनी भी बोला, तो बताइए टेक्सटाइल कंपनी की इंफॉर्मेशन क्या होगी, एम्प्लॉयज की लिस्ट। अच्छा, हर कंपनी में एम्प्लॉयज आप फटाफट फिट कर देते हैं, लेकिन बात है भी ठीक है, गलत तो नहीं है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नंबर मिल गया। और रॉ मटेरियल, शाबाश, रॉ मटेरियल के बैलेंसेस कितने हैं। अच्छा, प्रोडक्ट्स कितनी सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स की प्राइस कितनी है, रिसीवेबल्स कितने हैं, शाबाश। यानी इमेजिन कर लें, जो भी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट हो रही है, इंटरनल है। क्लियर? ओके, आगे। अब ये जो उसने सरकारी एग्जांपल्स दिए हैं वो भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है जी क्या क्या इंटरनल इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, सेल्स रिकॉर्ड, जैसे पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम पे जो रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होता है, यानी आपने देखा होगा डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर में वो कोई सेल होती है तो वो स्कैन करता है, बिल बनता है, और उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल। जिस ऑर्गेनाइजेशन में जिस पॉइंट पे सेल रिकॉर्ड हो रही थी उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। डिपार्टमेंटल स्टोर पे गए, वो साथ ही जैसे ही एंटर हुए, राइट साइड के ऊपर बंदा कंप्यूटर रख के बैठा था, बिल बना रहा था, लेकिन उससे दूर 3-4 लोग बैठे थे। हम उनको प्रेस्क्रिप्शन देते हैं, वो ढूंढ के लाते हैं। ये जिनको प्रेस्क्रिप्शन देते हैं, ढूंढ के लाते हैं, वो पॉइंट ऑफ सेल नहीं है। पॉइंट ऑफ सेल क्या है, वो कंप्यूटर जहां पे हमारी इनवॉइस बनती है और उनका कैशियर ना बोले। कहता है वहां पे जो भी डाटा जनरेट हो रहा है वो सारे का सारा इंटरनल है। जैसे सेल्स कितनी हुई, किस प्राइस पे हुई, ठीक है, कस्टमर परचेजेस किन किन का, पूरे दिन की हमारी परचेजेस कितनी है, सेल्स कितनी है, वगैरह वगैरह। अगर कंसेप्ट समझ आ गया हो तो बताइए क्या ये एग्जाम्पल आपको आसानी से समझ नहीं आ जाएंगे, और आप इसके अलावा खुद से भी एग्जाम्पल नहीं लिख सकेंगे? तो मुझे बताइए कि आप खुद से एग्जाम्पल लिखेंगे जो बुक के साथ मैच नहीं करेगी, राइट या रॉन्ग? राइट, बिल्कुल राइट। आई कैप ने तो एग्जाम में पूछनी वो, बल्कि मैं अगर पेपर सेट करूं तो मैं वही एग्जाम्पल पूछूं, कंसेप्ट किताब में से दे दिया, एग्जाम्पल दूसरी, ताकि रट्टा प्रमोट ना हो। बहरहाल आई कैप क्योंकि अभी स्टार्ट है, 1-2 अटेम्प्ट शायद आई कैप बुक के ऊपर ही फोकस करें। एम्प्लॉय डाटा, बिल्कुल एम्प्लॉय डाटा। एम्प्लॉय डाटा से क्या मुराद है, कौन सा डाटा? ह्यूमन सोर्स डिपार्टमेंट में जितना भी डाटा होगा, जैसे एम्प्लॉय की डिटेल, क्या नाम है, क्या एज है, सैलरी क्या है, रोल क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, एनुअल परफॉर्मेंस हुई तो उसमें इसको बोनस मिला नहीं मिला, वगैरह वगैरह। उसकी जितनी शिकायतें मसूल होती हैं वो एक फाइल के अंदर ना, एम्प्लॉय फाइल, कॉन्फिडेंशियल फाइल बोलते हैं, उसमें लगा के रखते हैं। ये सारा क्या है, इंटरनल। फिर इसके बाद क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कौन सा डाटा है, भाई मशीन कब खरीदी, किससे खरीदी, कितने यूनिट प्रोड्यूस करती है 1 घंटे में,
कंजम्पशन कितनी होती है, इसको चलाने के लिए कितनी ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग मैनुअल वगैरह, मशीन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी से, कब कब डिफेक्टिव, कब कब खराब हुई, किससे ठीक करवाई वगैरह, ये सारी चीजें क्या है, इंटरनल। क्लियर? ओके। इंटरनल डाटा में कोई प्रॉब्लम? आसान था, टिक लगाया, आगे चले। एक्सटर्नल डाटा, एक्सटर्नल डाटा सोर्स से क्या मुराद है, जो कंपनी के बाहर से डाटा। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक्सटर्नल डाटा हो लेकिन वो कंपनी के लिए रेलिवेंट हो? मेरा तो ख्याल है जो डाटा कंपनी के बाहर से जनरेट हो रहा है वो तो हमारे लिए जरूरी है ही नहीं, वो तो हमें इफेक्ट ही नहीं करेगा। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये कॉलेज है, क्या इसमें जितने इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, इनरोल्ड स्टूडेंट्स कितने हैं, क्या वो कौन सा डाटा है, वो तो काम का है। आई कैप में इन स्टूडेंट कितने स्टूडेंट्स ने इस दफा पेपर दिए हैं, ये डाटा आई कैप शेयर करता है। क्या हमारे कॉलेज के लिए ये डाटा रेलिवेंट है उसके डिसीजन मेकिंग के लिए? बिल्कुल। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन मार्च अटेम्प्ट, ये जो डाटा है ये कौन सा डाटा है, एक्सटर्नल। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि डाटा ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जनरेट हो रहा होता है लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेलिवेंट होता है, यूजफुल होता है, उसे भी कलेक्ट कर लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। यही समझा रहा है कि डाटा, हाँ मार्केट में डिमांड, शाबाश, बिल्कुल इसी से होते हैं। ये पॉइंट बोला जो कंपनी है ना, अच्छा पॉइंट इन्होंने उठाया है कि जो कंपनी जब उन्होंने नई प्रोडक्ट कोई लॉन्च करनी होती है ना या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के फीचर को रिवाइज करना होता है तो पहले मार्केट में सर्वे करवाते हैं। आपने शायद देखा होगा डिफरेंट वो डिपार्टमेंटल स्टोर पे उनके रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, हम उनसे पूछते हैं सर मुझे बताइए ये प्रोडक्ट है आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो जरा थोड़ा सा फिल कर दीजिए सर्वे कि इसमें कौन कौन सा फीचर है जो आपको पसंद नहीं है और कौन सा फीचर है जो आपको पसंद है। तो हम ये कहेंगे भाई ये शैम्पू की बोतल है ना, इसको थोड़ा सा शैम्पू लगाने के लिए प्रेस करते हैं, बहुत ज़्यादा शैम्पू निकलाता है सारा, वो सारा ज़ाया हो जाता है, फिर वो हमें लगाना तो पड़ता है, शैम्पू एक दफ़ा निकल गया दोबारा बोतल डालना मुश्किल है। तो वो बोतल जो महीना चलनी होती है वो 2 हफ्ते बाद ख़त्म हो जाती है। ये साइंस है, स्ट्रक्चर जो होता है उसके पीछे बड़ी वर्किंग होती है। आपको लग रहा होगा ये आपका कसूर है कि हल्का सा दबाना था, तो ये आपका कसूर नहीं होता। तो बहरहाल तो कौन से फीचर पसंद करते हैं, ये क्या है कंपनी के लिए एक्सटर्नल, कस्टमर क्या डिमांड कर रहे हैं। थर्ड पार्टी पब्लिक सोर्सेज से डाटा मिलेगा। अच्छा अभी किताब में जो क्या लिखा है सरकारी एग्जांपल बाद में पढ़ेंगे, पहले अगेन वही आप मुझे बता दीजिए कोई एक इंडस्ट्री की एग्जांपल, कोई एक कंपनी के जी नहीं, पहले कोई कंपनी, इंडस्ट्री, बैंक। मुझे बताइए एक बैंक के लिए कौन से वाला एक्सटर्नल सोर्सेज से कौन से वाला डाटा जनरेट हो रहा होगा जो रेलिवेंट होगा? इन्फ्लेशन रेट, शाबाश, बिल्कुल, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट जो है वो उनकी अपने इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन में यूज होगा। बहुत अच्छी एग्जांपल, शाबाश। अच्छा ये जो इन्फ्लेशन रेट है ये कौन पब्लिश करता है? ये गवर्नमेंट का एक इदारा है, स्टैटिस्टिकल ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान गालिबन उसका नाम है। वो ये चीज़ें पब्लिश वीकली बेसिस के ऊपर प्राइसेस क्या चेंज हो रही है, पॉपुलेशन, फिर उसके बाद वो जो होता है वो सेंसस, वो मर्दमशुमारी होती है, उसका डाटा होता है, वो भी कंपनीज के लिए बहुत अहम होता है ताकि पता चले। वो खास तौर पे इंटरनेशनल कंपनीज होती है ना, आपको पता है इंटरनेशनल कंपनी किसी भी मुल्क में जब इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाती हैं सबसे पहले क्या देखती हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, फिर उसके बाद सिक्योरिटी सिस्टम क्या है, फिर उसके बाद लोगों की परचेजिंग पावर क्या है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं ना वो पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में भी हैं लेकिन इंडिया में ज़्यादा है जो इंटरनेशनल, किस वजह, जहाँ पे पॉपुलेशन है वहाँ पे डिमांड हो। जो कंपनीज जो होती है ना वो इस तरह का एक्सटर्नल डाटा उनके लिए बड़ा रेलिवेंट होता है कि देखें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए ज़्यादा क्रिएट हो रही है। वो एक्सटर्नल डाटा से पता चलता है कि किस जगह पे लोग ज़्यादा रहते हैं। अच्छा और एग्जाम्पल, बैंक ठीक है, गवर्नमेंट के मार्केट में क्या इंटरेस्ट रेट है, दूसरे बैंक्स का क्या इंटरेस्ट रेट है, शाबाश, बिल्कुल ठीक। इसके अलावा किस इलाके में ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं वहां पे मुंबई ब्रांच ओपन की जाती है, ठीक है। सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट, शाबाश, बिल्कुल, ये भी उनके लिए रेलिवेंट, उन्होंने तो इसको कंप्लाई करना है। यानी सेंट्रल बैंक के जितने भी लॉज एंड रेगुलेशंस हैं ये सारा एक्सटर्नल डाटा है, जब वो कलेक्ट करना उनके लिए मजबूरी है।
मजबूरी है कि कंप्लाई करना है, वरना लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा कोई और बड़ी एग्जाम्पल, इसका कोई और इंडस्ट्री, अब आपकी बारी, कोई और इंडस्ट्री में से किसी कंपनी की एग्जांपल दीजिए। फार्मास्यूटिकल कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए एक्सटर्नल डाटा क्या उनके लिए चाहिए होगा, उनके लिए कौन सा डाटा रेलिवेंट होगा एक्सटर्नल वर्ल्ड में? एक्सटर्नल डाटा कौन? रेट ऑफ डिजीज, शाबाश, बिल्कुल, कि किस इलाके में बीमारी ज्यादा फैल रही है। आपको पता है कोरोना जब हुआ था ना, तो कुछ इलाके ज्यादा इफेक्टेड थे, कुछ कम इफेक्टेड थे। तो जो, और आपको पता है कोरोना में कुछ बिजनेस, अक्सर बिजनेस डाउन गए थे, कुछ बिजनेस अप भी हुए। ठीक है, हाँ, फार्मास्यूटिकल उनमें से एक एग्जांपल है। वो जो मास्क पहले 10 रुपए का कोई नहीं लेता था, वो 200 रुपए में भी नहीं मिलता था, सैनिटाइजर भी नहीं मिलता। तो ये डिजीज रेट, एज, एवरेज एज किस इलाके में कितने हैं, क्योंकि एवरेज एज ज्यादा हो तो वहां पे ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए होती हैं। इस तरह हॉस्पिटल्स को भी लगभग इसी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। फार्मास्यूटिकल के लिए और कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं? पॉपुलेशन, बिल्कुल, वो भी उनके लिए रेलिवेंट है, एक्सटर्नल डाटा। ठीक है, तो ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि क्या इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है, लेकिन इस बात से आप एग्री करते हैं कि तकरीबन हर कंपनी को अपने इनसाइड के साथ साथ आउटसाइड सोर्सेज से भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। यही वो कह रहा है। आइए आईकैप की एग्जांपल पढ़ते हैं। वो कहता है एक्सटर्नल डाटा कहां से कम्स फ्रॉम आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे थर्ड पार्टीज, पब्लिक सोर्सेज। इवन आपको शायद ये सुन के हैरानगी हो, गवर्नमेंट तो जो बाज़-औक़ात कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, आउटसाइड इंफॉर्मेशन, जैसे गवर्नमेंट है वो फ्रीली सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल कर देती है। कुछ इदारे ऐसे होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और पैसों के जरिए से आपको शेयर करते हैं, सब्सक्रिप्शन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि अगर आपने इस इंडस्ट्री से रिलेटेड डाटा चाहिए आपको, तो आप हमारी सब्सक्रिप्शन लीजिए, ताकि, क्योंकि जाहिर है डाटा कलेक्ट करने में उन कंपनीज का भी तो पैसा लगता है, एफर्ट लगती है। तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कमर्शियल बेसिस पे भी डाटा कलेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, आउटसाइड डाटा आपको मिल जाता है वो। तो क्या है, थर्ड पार्टी है, पब्लिक सोर्सेज से डाटा। और बाज़ बात ऐसा होता है कि जो एक इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे इंडस्ट्रीज का एक एसोसिएशन होती है, जैसे पाकिस्तान में है टेक्सटाइल मिल, पाकिस्तान में टेक्सटाइल आपको पता है ज्यादा कंपनीज हैं, तो एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन, ये एक एसोसिएशन बनाई है। ठीक है, सारी टेक्सटाइल कंपनीज ने मिलके, ताकि अगर कभी गवर्नमेंट या कोई ऐसा इशू आता है जो सारी टेक्सटाइल कंपनी को अफेक्ट करता हो, तो सारे मिलके उसके खिलाफ। जैसे प्राइवेट स्कूल एक दूसरे के कंपेटिटर्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट जब कोई फीस कम करने के लिए कहती है, तो सारे प्राइवेट स्कूल मिलके एसोसिएशन जो इनकी बनी हुई है, उसके जरिए से कोर्ट में केस ले जाते हैं कि सर फीस कम नहीं हो सकती। तो ये जो एसोसिएशंस भी डाटा मेंटेन कर रही होती है, ये डाटा क्या होगा, ये भी एक्सटर्नल डाटा है हमारी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या एग्जांपल है, कहते हैं मार्केट रिपोर्ट्स, इंडस्ट्री ट्रेंड, कंपैटिटर्स की जो रिपोर्ट, कंपैटिटर्स की इंफॉर्मेशन, कंपैटिटर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मार्केट की समरी रिपोर्ट जो एसोसिएशंस पब्लिश करती हैं कि हमारी मार्केट की, जैसे अब पूरे साल में टेक्सटाइल कंपनी की एक्सपोर्ट 2200 अरब रुपए तक पहुंच गई, मिलती जुलती स्टेटमेंट आप सुनते होंगे। ये क्या, ये टैक्स जो एसोसिएशन होती है वो सारी कंपनीज का डाटा इकट्ठा करके फिर ये इंफॉर्मेशन देती है। ये हमारे लिए एक्सटर्नल है। मार्केट ट्रेंड क्या चल रहे हैं, कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, मार्केट की इंफॉर्मेशन, कंपेटिटर्स हमारी कंपनी की नहीं, मार्केट की, कंपेटिटर्स की इंफॉर्मेशन, ये क्या है, एक्सटर्नल। सोशल मीडिया डाटा, ये तो हम भूल ही गए। ये कैसे भूल गए हम कि सोशल मीडिया पे भी जितना डाटा इंफॉर्मेशन है आजकल की डिजिटल एज में, तो ये सबसे अहम सोर्स है। ठीक है, अब आपको वो खज्जल खार होने की जरूरत नहीं है, जगह जगह डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके हर एक से कहे सर ये फॉर्म फिल करें, फॉर्म फिल करें, नहीं। वेबसाइट के ऊपर जाएं, सोशल मीडिया के ऊपर, वहां पे आपकी जो भी वेबसाइट को विजिट कर रहा है फौरन पॉपअप आ जाता है, अपना नाम लिखे, ईमेल लिखे, एक दफा ईमेल लिख दें, फिर उसके बाद 2-2.5 साल तक आपको उनकी तरफ से ईमेल आती रहेंगी, आती रहेगी। तो ये जो सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन मिलती है, ये क्या है, इंटरनल या एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। ठीक है, इसमें वो हैशटैग के जरिए से डाटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, हैशटैग कैसे पता चलता है कौन सी पोस्ट पाकिस्तान में वायरल हो रही है, हैशटैग काउंटिंग होती है उनकी। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं,
एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी वेबसाइट या दूसरी एप्लीकेशन या दूसरे सॉफ्टवेयर पे जो भी डाटा जनरेट हो रहा होता है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। बाज़-औक़ात सारा डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, बाज़-औक़ात सिलेक्टेड। तो आपका क्या ख्याल है, उधर फेसबुक पे हेडक्वार्टर में, हेड ऑफिस में कुछ लोग बैठे होंगे, जो भी इंडिविजुअल जब जब हैशटैग करता होगा वो उसको गिनते होंगे, इसने ये एक हैशटैग हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गए, अब ये इसकी रैंक। ऐसे होता होगा क्या कि वहाँ पे कोई ना कोई उन्होंने डिवाइस, कोई ना कोई एप्लीकेशन, कोई ना कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर लगाया होगा जो फेसबुक के पेजेस के साथ कनेक्ट करके दूसरे सॉफ्टवेयर, दूसरे पेजेस, दूसरी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करके वहां से डाटा एक्सट्रैक्ट करता होगा। बताइए, एक्सटर्नल सोर्सेज से, खासतौर पे सोशल मीडिया से आपने जो डाटा एक्सट्रैक्ट करना है वो क्या मैन्युअली एक्सट्रैक्शन होती होगी कि किसी सॉफ्टवेयर के जरिए से? उसका नाम होता है, उसकी उस कैटेगरी को कहते हैं एपीआईज, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो एक्सटर्नल डाटा आप चाहे तो सर्विस के जरिए से भी कलेक्ट करवा सकते हैं, भेज दे टीम को, ठीक है? आप चाहे लोगों से ओपिनियन करवा सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं लोगों के घर घर जाके। वो ऐड नहीं आती, वो नॉक करते हैं, वो दरवाजा खोलते हैं, आपका वॉशरूम साफ है, तो और कोई काम नहीं ना आते हैं ना, ये घर घर क्वेश्चन कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं, वो भी है। लेकिन आजकल आसान तरीका क्या है, सोशल मीडिया के जरिए से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, ठीक है? तो सोशल मीडिया के जरिए से इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की जाती है? एपीआईज के जरिए से। बोले किसके जरिए से? एपीआईज। एपीआईज क्या है? एपीआई एक ऐसे एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन में सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ बात करते हैं और उन सॉफ्टवेयर का डाटा खुद कलेक्ट करते हैं। अब जाहिर है ये सॉफ्टवेयर अपनी मर्जी से नहीं करते, वो बैकएंड पे हम अप्रूवल देते हैं। एपीआई कीज होती हैं, इधर एपीआई कीज है, उसकी एपीआई कीज है, वो मैच करते हैं। फिर जैसे फोन नंबर नहीं मिलाते हम, इधर का फोन नंबर, मेरा फोन नंबर है, भाई का फोन नंबर है, मैं इधर से फोन मिलाऊंगा उनके नंबर पे, फिर लाइन कनेक्ट होगी, फिर इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करेगी। तो ये जो एपीआई होते हैं ना, एपीआई, इनके भी समझ लीजिए फोन नंबर होते हैं एक दूसरे से राब्ता करने के लिए, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। उन फोन नंबर्स को क्या कहते हैं? एपीआई कीज। एपीआई कीज, आपकी जो वेबसाइट की एपीआई कीज है, आपने वो किसी के साथ शेयर करनी है कि नहीं करनी? नहीं करनी, वरना वो सारा डाटा कलेक्ट कर लेगा। हाँ, किसी किसी के साथ करनी भी चाहिए, वो डिपेंड करता है। समझ रहे एपीआई क्या है? एक्सटर्नल डाटा सोर्स के कंटेक्स्ट में यूज होगा एपीआई। इंटरनल के लिए एपीआई की जरूरत नहीं है। इंटरनल के लिए फोन लगा के सेल्स मैनेजर को कहो भाई फौरन पहुंच, सारे साल पूरे दिन की जितनी सेल्स है उसकी समरी लेके। फिर इसके बाद अगले एग्जांपल क्या? फाइनेंस। फाइनेंस मतलब बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में कौन सा डाटा एक्सटर्नल होगा? इकोनॉमिक, इन्फ्लेशन की बात की भाई ने, इंटरेस्ट रेट, फाइनेंशियल डिसीजंस लोगों के, यानी लोगों की परचेजिंग पावर आजकल क्या है, बढ़ रही है कि कम हो रही है? जब लोगों की परचेजिंग पावर, समझ इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना, परचेजिंग पावर कम होती है तो बैंकिंग सेक्टर फारग हो जाता है। क्यों? बेचारे अपनी जरूरत की चीजें नहीं खरीद सकती है वहां, और जिस जगह पे परचेजिंग पावर लोगों की ज्यादा होती है वहां पे लोग बैंकिंग, उनके पास ज्यादा पैसे होते हैं तो वो बैंक्स में ज्यादा पैसे रखवाते हैं। तो लोगों के फाइनेंशियल डिसीजंस क्या हैं, लोगों की बाइंग हैबिट्स क्या हैं, क्या गाड़ियां ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं कि कम करते हैं? ज्यादा, ठीक है? ज्यादा गाड़ी अगर लोग तो वहां पे फिर पॉलिसीज अनाउंस करेंगे। जैसे एक डिसीजन मेकिंग, छोटी सी एग्जांपल, भाई पता ये चला कि लाहौर के अंदर कुछ नई सड़कें गवर्नमेंट बना रही है। ये इंफॉर्मेशन बैंक के लिए एक्सटर्नल है कि इंटरनल है? क्या उसके डिसीजन के लिए रेलिवेंट है? ये डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट है कोई? है, क्योंकि जब नई सड़कें बनेगी तो उधर नई गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी। अभी तो रश ज्यादा है ना, तो लोग गाड़ियां नहीं खरीद रहे। जब लीज फाइनेंसिंग का हमें प्रोडक्ट भी अनाउंस करनी पड़ेगी। तो ये इंफॉर्मेशन रेलिवेंट। चले, इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया। अब आगे चलते हैं, प्राइमरी डाटा सोर्स। प्राइमरी डाटा सोर्स क्या है? जब कोई इंफॉर्मेशन आपने फर्स्ट हैंड किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट कर रहे हो, वो क्या है? वो आपकी
प्राइमरी इंफॉर्मेशन, वो आपका प्राइमरी डाटा सोर्स है। प्राइमरी यानी आप फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। अगर मुझे कोई मसला आ गया, पहले तो मैंने देखना है मुझे इसके लिए इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, क्या वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमारी कंपनी में मौजूद है, अगर है तो वो क्या बन जाएगी, अब इंटरनल एक्सटर्नल या प्राइमरी और सेकेंडरी की तरफ जाना है, वो सेकेंडरी बन जाएगी। क्या ऑलरेडी किसी पर्पस के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी की थी, अब मेरे काम आ रही है। और अगर वो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, हमें नए सिरे से उसे कलेक्ट करना पड़ेगा, तो वो क्या होगी, वो प्राइमरी इंफॉर्मेशन होगी, प्राइमरी इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन क्या है, जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट की जाए। ठीक है, वो प्राइमरी। एफबीआर कहता है जी सारे मुल्क में जितने भी सैलरीड पर्सन हैं उनकी इनकम मुझे भिजवाओ, मुझे भिजवाओ। ये एफबीआर ने अपने टैक्स पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस के लिए इंफॉर्मेशन खुद कलेक्ट की। ये क्या है, ये प्राइमरी पर्पस। लेकिन उसके बाद कोई कंपनी एफबीआर को अगर कहे भैया ऐसा है कि हमसे 10,000 रुपया ले लीजिए, आप जो एवरेज इनकम, हमें ये ना बताया कि किस बंदे की कितनी इनकम है, हमें एवरेज इनकम बता दें कि लाहौर में सैलरीड पर्सन की एवरेज इनकम कितनी है, ताकि हम उस लिहाज से डिसाइड कर सके कि हमने यहाँ पे कुछ लैंडिंग को बढ़ाना है या कम करना है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो अब अगर कोई दूसरा बैंक इसी डाटा को हासिल करता है जो एफबीआर ने अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए इकट्ठा किया था, तो उस दूसरी कंपनी के लिए डाटा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। कह रहा एग्जांपल्स क्या है प्राइमरी डाटा के, प्राइमरी डाटा के कस्टमर सर्वे, कस्टमर से सर्वे लेते हैं, फीडबैक लेते हैं आप। अब ये फीडबैक कंपनी स्पेसिफिकली किसके लिए ले रही है, अपने जरूरत के लिए। फोकस ग्रुप, फोकस ग्रुप्स क्या है, जैसे बाजू का ऐसा होता है ना, इंटरव्यू के लिए बुलाया 6-7 लोगों को, एक अप्रोच ही होती है, हर एक को अलग अलग कमरे में बुलाओ, सवाल जवाब पूछो और उसे घर वापस भेज दो, बाद में उसे बता दो भैया आप सब रिजेक्टेड है, कोई ओवर पॉइंट हो गया। ठीक है, तो एक तरीका ये है इंटरव्यू का। एक तरीका क्या है, एक तरीका ये है कि 6-7-8 कैंडिडेट्स इकट्ठे होकर उनके कमरे में बैठा दो, उनको आपस में बातें शातें करें, उधर पीछे दूसरे कमरे में वो ऑडियो वीडियो लगा के डायरेक्ट बैठे होंगे इंटरव्यू पैनल, वो देखेंगे कौन बंदा पार्टिसिपेट कर रहा है। याद रखें 10 मिनट में भी 6-7 लोगों का ग्रुप बना हो ना, तो 10 मिनट के बाद पता चल जाता है किस में लीडरशिप कैपेबिलिटीज है, किसकी सोच क्या है, कौन क्रिएटिव थिंकिंग रखता है। तो इस तरह फोकस ग्रुप बन जाता है। क्या बन जाता है, फोकस ग्रुप। उनको कोई एक टॉपिक देते हैं, कहते हैं ये बिजनेस प्रॉब्लम है, बताएं इसका सोल्यूशन कैसे होगा, आपस में डिस्कशन करें। ठीक है, एक इनफॉर्मल वे है ये फोकस ग्रुप की डिस्कशन, उससे भी आइडिया, उससे भी इंफॉर्मेशन मिलती है। ये भी क्या है, प्राइमरी डाटा सोर्स। और क्या है, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर क्या है, क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, प्राइमरी डाटा यानी अगर कोई प्रोडक्ट नई मेडिसिन इजाद हुई है, उसका ट्रायल देखना है इसका क्या इंपैक्ट आता है, साइड इफेक्ट्स इसके क्या है, शाबाश। पेशेंट डाटा, मेडिसिन टेस्ट, पेशेंट का डाटा भी क्या है, ये उनके लिए प्राइमरी डाटा है। अच्छा, अब अगर आप सोच रहे हो ना, तो हॉस्पिटल के लिए पेशेंट डाटा प्राइमरी डाटा है, पेशेंट और प्राइमरी और सेकेंडरी के पॉइंट से पेशेंट डाटा क्या है, प्राइमरी, और इंटरनल और एक्सटर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंटरनल। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन, ये पॉइंट ऑफ व्यू अलग है क्लासिफिकेशन का और ये अलग है। सेकेंडरी डाटा कौन सा है, जो ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है किसी और पर्पस के लिए, वो हमारे इस काम भी आ गया। ठीक है, आईकैप ने डाटा पब्लिश किया कि किस किस जगह पे हमारे एग्जामिनेशन सेंटर या किस किस शहर में, हमने उस लिस्ट को निकाला, हमें पता चल गया कि पाकिस्तान में इन्हीं शहरों में ज्यादा स्टूडेंट होते हैं। अगर हमने कॉलेज की कोई दूसरी ब्रांच ओपन करनी है तो इन्हीं में से। तो अगर इंटरनल और एक्सटर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कौन सा डाटा है, एक्सटर्नल। और अगर प्राइमरी और सेकेंडरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सेकेंडरी। लेकिन देखिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे सर्वे, अगर कोई कंपनी सर्वे करवाती है तो वो क्या है, वो इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल है। लेकिन प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, प्राइमरी है। तो ये क्लासिफिकेशन अलग है, ये क्लासिफिकेशन अलग है। ज्यादातर इसकी एग्जांपल इससे रिलेट करती है, ज्यादातर इसकी एग्जांपल इससे, लेकिन हमेशा नहीं।
सेकेंडरी डाटा की नॉर्मली कॉमन एग्जांपल क्या है? गवर्नमेंट जितना भी डाटा शेयर करती है वो पूरा इदारा है गवर्नमेंट का जो मुझसे डाटा शेयर करता है, स्टैटिस्टिकल ब्यूरो का, वो सारा क्या है? सेंसस डाटा, पॉपुलेशन डाटा, ये क्या है? सेकेंडरी डाटा। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, ये क्या है? तो सम टाइम अगर किसी जगह पढ़ते पढ़ते नोट्स में या बुक में आपको लगे यार ये एग्जांपल एक्सटर्नल डाटा में भी आई थी, ये सेकेंडरी में भी आ रही है, ये तो गलत है, ऐसे तो नहीं, तो गलत है कि सही है? सही है। ये कंटेक्स्ट, ये समझे कंसेप्ट अलग है, ये वाले राइट दो, ये लेफ्ट वाले जो दो टाइप, ये अलग है। कुछ को समझ आए? ओके। अच्छा मुझे ये बताइए कि इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा कलेक्शन, डाटा की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? इसकी हेडिंग वैसे ठीक नहीं, इसकी हेडिंग होनी चाहिए, आगे चल के उसने हेडिंग ठीक दी है, क्वालिटी ऑफ डाटा। एक्यूरेट का मतलब क्या है? डाटा ठीक होना चाहिए, रिलायबल सोर्स से आना चाहिए, ठीक है। अगर इंटरनल डाटा आपने सेल्स की इंफॉर्मेशन मंगवाई या स्टॉक की इंफॉर्मेशन मंगवाई, स्टॉक वाले ने कहा सर स्टॉक तो खत्म होने के करीब है, असल में उधर स्टॉक पूरा भरा हुआ है गोदाम, लेकिन उसने गलत इंफॉर्मेशन दे दी, क्या स्टॉक खत्म है, क्या करेंगे आप? परचेज करने लो। गलत इंफॉर्मेशन, गलत डाटा, गलत डिसीजन, कंपनी फारग। वो एक दो जहाज के क्रैश हुए ना, फ्री टाइम में बात मैं इस तरह की वीडियो देखता हूँ, तो बड़ी अजीबोगरीब से रीजन, क्या जहाज क्रैश होने की, कितना बड़ा इंसिडेंट है। वो जो पेट्रोल जिस डेस्टिनेशन पे जाना था ना, उस लिहाज से जब पेट्रोल फिल किया जा रहा था ना, पेट्रोल जो है वो थोड़ा फिल हुआ था, रास्ते में फ्यूल खत्म हो गया, इर्द गिर्द कभी करीब कोई मुल्क नहीं था, वो समंदर के ऊपर उड़ रहे थे, समंदर में जहाज नीचे। इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला, वो जैसे होता है ना हमारे यहाँ, एक होता है मेजरमेंट होती है किलोग्राम में, एक होती है पाउंड में, तो समझ लीजिए मैयर करना था, उधर लिखा हुआ था 20 किलोग्राम फिल करो, मिसाल दे रहा हूँ, उन्हें पाउंड समझ के 20 पाउंड फिल कर दिया, ये लो जहाज। और वो जहाज अगर कोई डेस्टिनेशन ऐसा होता ना किसी मुल्क के करीब से गुजरा हो, तो ऐसी हालत में वो लैंडिंग का इमरजेंसी लैंडिंग हो जाती है, वो संबंध हो गए। तो ये है अहमियत कि आपका डाटा करेक्ट होना कितना जरूरी है। थोड़ी सी गलती भी बाज़ औक़ात कई इंसानी बायस बन सकती है। रेलिवेंट का मतलब क्या है? डाटा रेलिवेंट होना चाहिए, जो मकसद है, जो मकसद है, ठीक है। भाईजान कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आए, मैंने इनसे पूछा भैया आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या है, रेलिवेंट है कि नहीं? रेलिवेंट है। मैंने पूछा भैया सिंगल है कि मैरिड है? इररेलिवेंट है। अक्सर लिखा होता है फॉर्म में, हमारे जमाने में एक और इन्फॉर्मेशन लिखी होती, मंथली इनकम ऑफ फादर, वो लिखो, और वाले साहब हमेशा कहते थे कम बताना। वो क्या जरूरत है आपसे? आप जो डिस्काउंट के लिए अप्लाई कर रहा है, चलो उससे पूछ लें, उसके लिए रेलिवेंट है। और भाई जो डिस्काउंट के लिए अप्लाई नहीं कर रहा, उससे ये इन्फॉर्मेशन क्यों पूछ रहे हैं? आप अक्सर फॉर्म देखेंगे उसमें रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है। डाटा क्या कलेक्ट करना है? रेलिवेंट। वो पिछले तो मैं साल 1.5 साल हो गया है, वो एक खातून थी लेडी, वो ट्रैवलिंग करी थी, पासपोर्ट ऑफिस में थी गालबा, कि पासपोर्ट बनाना था, तो उधर से जो टीम मेंबर था वो उनसे कहने लगा अच्छा आप ऐसा करें, पहले उसने नाम वगैरह पूछा, फादर नेम वगैरह पूछा, हस्बैंड जो भी पूछा था, वो तो चलिए रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, एंड में कहने लगा अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। वो पहले तक खवातीन जो होती है ना, अंदाज़ा हो जाता है कि वो क्वेश्चन किस लिहाज से पूछ रहा है। उन्हें शोर मचा दिया, पड़े जूते उसको, हालांकि फिर उसको जॉब से शायद निकाल, उस वक्त सस्पेंड कर दिया था, बाद में पता नहीं रिस्टोर किया कि नहीं किया। तो ये आपको पता होना चाहिए आप किस जॉब पे हैं, क्या पर्पज है आपका, उसके लिए रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। इररेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट, क्योंकि आगे चल के आप पढ़ेंगे जितनी भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उन्हें आपको डाटाबेस में स्टोर करना पड़ता है, और स्टोरेज की कॉस्ट होती है। तो जितनी इररेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगी आगे चल के उतनी कॉस्ट आपकी बढ़ेगी। टाइमलीनेस, टाइमली इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मैं बजट बना रहा हूं अपने अगले महीने का, और मैं कह रहा हूं पिछले मार्च में जो मेरा टोटल ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हुआ था वो 10,000 था, इस दफा 12,000 होगा। सही है इन्फॉर्मेशन? क्यों? मैंने जो पेट्रोल की प्राइसेस पहले कम थी, अब तो डबल होने के करीब है। अब मुझे बताइए अपने बजट बनाने के लिए क्या मुझे ओल्ड प्राइसेस यूज करनी चाहिए कि लेटेस्ट न्यू वाली? ये क्या है? टाइमलीनेस। टाइमलीनेस, डाटा क्या होना चाहिए? एक्यूरेट हो, रेलिवेंट हो, टाइम हो, टाइम, और भी खसूसियात है जो बाद में ऐड होनी है। ये बताएं, समझ आ गई? फिर आगे एथिकल कंसीडरेशन, डाटा कलेक्ट करते हुए एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है और लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी फॉलो करना है। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या सिखा रहा है? डाटा कलेक्ट करते हुए
एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है और लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी फॉलो कर। ऊपर उसने एथिकल रिक्वायरमेंट्स बताई हुई हैं ये 4, और नीचे उसने लीगल एग्जांपल्स बताए हुए। एथिकल प्रैक्टिस क्या है? प्राइवेसी, मतलब रिस्पेक्ट पर्सनल डाटा। किसी का पर्सनल डाटा है ना, उसका एहतराम कीजिए, उसकी इजाजत के बगैर चोरी ना करने की कोशिश कीजिए, उसकी इजाजत के बगैर ना हासिल करें। प्राइवेसी। ट्रांसपेरेंसी, अगर इजाजत के साथ हासिल कर भी रहे हैं डाटा तो उसे बताएं क्यों हासिल कर रहे हैं। यानी सिर्फ ये नहीं कि डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, ये भी बताएं रीजन ऑफ कलेक्शन, क्यों डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। सर आप हमें अपना ईमेल दीजिए, क्यों? क्योंकि हम आपको प्रमोशनल स्कीम बेतहाशा भेजेंगे। नहीं, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी बताओ क्या रीजन। आप अक्सर देखते होंगे वो ऐप जब डाउनलोड करते हैं ना तो आपसे परमिशन लेता है। क्या परमिशन के बगैर डाटा कलेक्ट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। कुछ ऐप ऐसी करती थी और उनको बाद में जब सामने आई है बात तो फाइन भी हुए, हैवी फाइन। और अगर पर्पस इजाजत ले रहे हैं कि क्या आप इजाजत देते हैं आपके कॉन्टैक्ट्स की हम एक्सेस कर लें, आपके माइक की एक्सेस कर लें, गैलरी की एक्सेस कर लें, तो जब ये इजाजत लें तो साथ में बताएं कि क्यों एक्सेस ले रहे हैं। व्हाट्सएप जैसा कि ऐप इंस्टॉल किया है वो हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट की एक्सेस कर रहा है, समझ में आती है बात, नंबर मैसेज करना है। हाँ कैमरा वाला है, कैमरा इंस्टॉल किया, वो क्यों कॉन्टैक्ट की लिस्ट ले रहे, समझे। तो प्राइवेसी हो, प्राइवेट मतलब दूसरे से प्राइवेसी का एहतराम करना है, उसकी इजाजत के बगैर इंफॉर्मेशन हमने हासिल नहीं, और अगर इंफॉर्मेशन हो इजाजत के तो पर्पस भी बताओ। ये ट्रांसपेरेंट। सिक्योरिटी, अब उस इंफॉर्मेशन को सिक्योर भी रखो, इजाजत दे दी, पर्पस भी बता दिया तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। अब आप जो कॉलेज को इंफॉर्मेशन देते हैं आपकी इजाजत से है, आपको पता है आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योर हो रही है, और इंफॉर्मेशन जो है वो अब आपको पता चले कि जी लीक हो गई है, बैड फीलिंग आएगी कि नहीं आएगी? किसी दूसरे पर्सन के पास, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के पास चली गई है। ये भाईजान कहें भाईजान को इन्होंने हैप्पी बर्थडे बोल दिया, उसने कहा मेरा नंबर तेरे पास कैसे आया? उन्होंने कहा वो जी कॉलेज वाला जो एडमिनिस्ट्रेटर है मेरा दोस्त है, मैंने उसके पास जाके, टीए मेरा दोस्त है, मैंने उससे कहा था जाके डाटाबेस में सर्च करो, मुझे मिल गया। आप कॉलेज के खिलाफ केस भी फाइल कर सकते हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स भी हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स भी है। तो बताइए क्या डाटा को सिक्योर रखना चाहिए? सिक्योरिटी फीचर के किसी के साथ शेयर नहीं करना। सिक्योर जो डाटा कलेक्ट कर रहा है फिर उसकी जिम्मेदारी होती है उसको सिक्योर भी करे। फेयरनेस, फेयरनेस का मतलब क्या है? बायस या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। मैं एक कंपनी का सीएफओ हूं, हमने कहा भैया ऐसा है कि हमें ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन ऐसा करो कि जो भी एप्लीकेशन आए ना जिनका एड्रेस किसी गांव का हो ना उसको बिल्कुल साइड पे रिजेक्ट कर दो, जो शहर के लोग हो उनको फिल्टर करो, या इस कॉलेज से पढ़े हुए लोग जो हैं, इस यूनिवर्सिटी से पढ़े लोग हैं, इनको एक्सट्रैक्ट करो, बाकियों को छोड़ दो। ये क्या है? डिस्क्रिमिनेशन। ये क्या है? ये अब बायसनेस। डाटा में इस तरह की बायसनेस, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। टैलेंट तो कहीं भी जगह, और ये वाकई ऐसा है, ठीक है, टैलेंट जो है वो कहीं पे भी, तो सोच है ना। मुझे अभी तक याद है, मैं जब स्टूडेंट था ना तो सबसे पहली दफा जिस टीचर की बुक से मुतासिर हुआ था ना, सबसे पहली दफा जिंदगी में जिस टीचर की बुक से, वो टीचर साहिवाल के थे। मैं कभी नहीं मिला उनसे, लेकिन वो जो बुक थी उनके ऊपर लिखा था साहिवाल। अब देखिए लाहौर में भी टीचर ने भी किताब लिखी है, कराची में भी लिखी हो, इस्लामाबाद में भी लिखी, मैं सारी तो नहीं मैंने पढ़ी, चंद एक पढ़ी, लेकिन जितनी मैंने पढ़ी उनमें से सबसे ज्यादा मैंने, ठीक है। तो उससे फिर अंदाजा मतलब हुआ कि क्या टैलेंट कहीं पे, मेहनत करने वाले कहीं पे भी हो सकता है, तो बायसनेस नहीं होनी चाहिए। ये आपको समझाना चाह रहा है। एग्जाम्पल ऑफ लॉ, क्या सिर्फ एथिकल रिक्वायरमेंट्स होती है डाटा कलेक्शन पे, क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स भी अप्लाई होती हैं? जैसे यूरोपियन यूनियन में भी लीगल लॉज है। कौन सा लॉ है? अल्लाह जाने क्या बनता है इससे, ठीक है, ये एब्रीविएशन याद करें। यूएसए में भी लॉ है, वो कौन सा लॉ है? अल्लाह जाने क्या बनता है इससे। पाकिस्तान में भी लॉ है, वो क्या? पी का, हाँ ये पता है क्या? प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016। सोशल मीडिया पे गलत पोस्ट कोई भी डाली गवर्नमेंट के खिलाफ, समझ गए? एनसीएसपी नेशनल क्राइम नहीं, सिक्योरिटी, ये भी भूल गया। एनसीएसपी नेशनल क्या था? सी से
किताब में देखें, इधर लिखा होगा, देखें नोट्स में देखें, ETO इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस, ये भी डाटा कलेक्शन से रिलेटेड है। ये क्या है? नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, नेशनल सी से क्या बनता है? नेशनल, हाँ क्या आगे पूरी फॉर्म लिखी हुई है? पूरी फॉर्म लिखी हुई है? नहीं लिखी? क्या स्पेस प्रोग्राम नहीं है भाई, ऐसे नहीं करते। चलें ये हम आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आप बहरहाल इसको याद करें, क्योंकि एब्रीविएशन ICAP ने भी यूज की हुई, आप सिर्फ एब्रीविएशन भी याद कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मेन कंसेप्ट क्या है इसमें कि डाटा कलेक्शन पे एथिकल रिक्वायरमेंट्स भी अप्लाई होती हैं, और तो लीगल रिक्वायरमेंट में जो लॉ है इनके आपने क्या करना है? एब्रीविएशन को याद कर लेना है। क्लियर? कोई क्वेश्चन? चलिए आज का लेक्चर यहां पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।